अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों के सामने एक सवाल आ रहा है और ये जो सवाल है ये लेबर कॉस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए है। स्प्रिंग 2014 का आई कैप का क्वेश्चन नंबर 3 है और इससे हम लेबर कॉस्टिंग की ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आप लोगों को लेबर कॉस्टिंग की जनरल अंडरस्टैंडिंग है और आप लोगों के पास वो सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें कुछ जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कशंस करते हुए सवाल को सॉल्व करूँगा। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशंस नहीं करूँगा कॉन्सेप्ट्स की, बल्कि मेरा मेन फोकस सवाल को सॉल्व करना होगा। सवाल कहते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू ए वीक्स वर्क फॉर 3 एम्प्लॉयज़ ए बी एंड सी। अच्छा, एम्प्लॉयज़ के आउटपुट इन यूनिट्स दिए हुए, यानी कि कितने यूनिट्स बनाए। टाइम अलाउड आवर्स पर यूनिट, कितना टाइम अलाउड था वो दिया हुआ है। बेसिक आर्ली वेज रेट, यानी कि उनसे क्या बात तय हुई थी कि पर क्या रेट देंगे। आवर्स वर्क एज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के तौर पर कितना काम किया। आवर्स वर्क एज इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर उन्होंने कितना काम किया, ये बात आपको बताई हुई है। द नॉर्मल वर्किंग वीक इज़ 42 आवर्स। आम हालात में वर्कर्स 42 आवर्स काम करते हैं, उसके बाद अगर काम करेंगे तो ओवर टाइम में आएगा। फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स ओवर टाइम इज़ पेड एट 50% अबव द नॉर्मल रेट। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर ए का जो नॉर्मल आली रेट है वो 80 है, तो अगर ये ओवर टाइम करेगा और वो पहले 6 घंटे का ओवर टाइम होगा तो उसको 50% नॉर्मल से ज़्यादा दिया जाएगा। एनी फर्दर ओवर टाइम इज़ पेड एट डबल द नॉर्मल रेट, और उसके बाद यानी कि 6 घंटे के बाद मज़ीद अगर ओवर टाइम होगा तो पेमेंट जो है वो नॉर्मल से डबल रेट पर होगी। बोनस इज़ पेड एट 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द आवर्स वर्क। जो बोनस पे होता है वो नॉर्मल रेट पर होता है ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द आवर्स सेव। 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट, 3/5 पोर्शन में होता है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कैलकुलेट द टोटल वेजेस अर्न बाय ईच एम्प्लॉई। तो बड़ी आसान सी वर्किंग हम करते हैं। हमारे पास ए बी और सी तीन तरह के वर्कर्स हैं। ए बी और सी तीन तरह के वर्कर्स हैं, ठीक है। इनकी हमें वर्किंग करनी है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम अलाउड है वो कितना है ईच वर्कर का, हर वर्कर का। तो लेट से ए जो है उसको ये कहा था कि एक यूनिट 0.5 आवर्स में बनेगा, या बनाना है आपने। अलाउड टाइम 0.5 आवर्स था और उसने 160 यूनिट्स बनाए, इसका मतलब उसने 80 घंटे लगाए। बी जो है उसको कहा था कि एक यूनिट तुम 0.25 आवर्स में बनाओगे, उसने 276 यूनिट्स बनाए, यानी कि टोटल 69 आवर्स लिए। और सी की अगर बात करते हैं तो 0.75 आवर्स में एक यूनिट उसने बनाना था, ये उसका टाइम अलाउड था, और उसने 68 यूनिट्स बनाए, तो 51 आवर्स में। अच्छा जी अब ये वो टाइम था जितना इनको कहा गया था कि आपने इतने टाइम में ये काम करना है। अब इन्होंने वो काम कितनी देर में किया। अच्छा, जब यूनिट्स बनाते हैं ना तो वो डायरेक्ट लेबर कंसिडर होते हैं लोग। तो आवर्स टेकन, आवर्स टेकन या आवर्स कंज्यूम्ड अगर देखें, आवर्स टेकन या आवर्स कंज्यूम्ड देखें तो ए के लिए लिखा हुआ है 48, ए ने 48 आवर्स लिए। बी जो है उसने 54 आवर्स लिए। अच्छा, सी ने तो टोटल आवर्स वर्क एज डायरेक्ट लेबर 30 है और आवर्स वर्क एज इनडायरेक्ट लेबर 12 है, लेकिन हम यहाँ पर 30 लेंगे क्योंकि हम बोनस की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। और जब हम ये देख रहे होते हैं कि उसने यूनिट कितनी देर में बनाने थे, तो उसको हम कंपेयर करेंगे कि उसने यूनिट्स कितनी देर में बनाया। और जब कोई लेबर यूनिट बना रहा होता है तो वो डायरेक्ट लेबर होता है। तो एक काम जो 80 घंटे में हो जाना चाहिए था 48 आवर्स में किया, विच मीन्स कि आपने 32 आवर्स बचाए। एक काम जो 69 आवर्स में होना चाहिए था आपने 54 आवर्स में किया, विच मीन्स कि आपने 15 घंटे बचाए। एक काम जो 51 आवर्स में होना चाहिए था आपने 30 आवर्स में किया, विच मीन्स कि आपने 21 घंटे बचाए। ये है हमारा टाइम सेव। टाइम सेव का मतलब जो टाइम हमने बचाया है, इन वर्कर्स ने जो टाइम जो है वो बचाया है, उसकी हमने एक यहाँ पर वर्किंग कर दी, ठीक है ना। टाइम सेव की वर्किंग कर दी ताकि क्या हो सके, ये जो बोनस वाली बात थी ना, बोनस वाली बात जो थी कि बोनस मिलता है, उसकी वर्किंग हो सके। अच्छा जी, अब इनकी कंपनसेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इनकी कंपनसेशन की बात करते हैं तो पहले तो इनको एक आप कह लो कि नॉर्मल
टाइम की कंपनसेशन मिली होगी। नॉर्मल टाइम की कंपनसेशन कैसे मिली होगी? नॉर्मल टाइम की कंपनसेशन ऐसे मिली होगी कि ए जो है उसने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्मल वर्किंग वीक इज़ 42 आवर्स, तो ए ने 48 आवर्स काम किया है, यानी कि नॉर्मल से 6 घंटे काम ज़्यादा किया है। तो जो 42 आवर्स होंगे पहले उसके तो इसको पैसे मिले हुए होंगे किस हिसाब से? रेट क्या है? ए का रेट दिया हुआ है, बेसिक आली रेट 80 दिया हुआ है, तो 42 इंटू 80 इज 3360। अच्छा, जो ओवर टाइम है, जो ओवर टाइम है उसमें क्या कंपनसेशन मिली होगी? ओवर टाइम की जब हम बात करेंगे ए की, तो ए ने 6 घंटे का ओवर टाइम किया है, 48 में से आप 42 माइनस कर दो, 6 घंटे का ओवर टाइम किया है। और ये जो 6 घंटे का ओवर टाइम है ये नॉर्मल इसका रेट 80 है, लेकिन पहले 6 घंटे का ओवर टाइम जो है उसका रेट 50% अबव द नॉर्मल रेट है, तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप डायरेक्टली 6 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 720 ये बन गया। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ए जो है उसको बोनस भी मिला होगा, ए जो है उसको बोनस भी मिला होगा। बोनस कैसे मिला होगा? बोनस ऐसे मिला होगा कि इसने 32 आवर्स बचाए, और बोनस के बारे में लिखा हुआ था बोनस इज पेड एट 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द आवर सेव्ड। तो जो नॉर्मल रेट है उसका 3/5 ले लिया हमने, 3/5 ले लिया, तो ये 1536 का इसको बोनस मिला होगा, और ए को जो टोटल पैसे मिले होंगे वो आप इन दोनों को ऐड कर दो, 5616 बन रहा। फिर बी की बात करते हैं। बी ने इसी तरह से टोटल जो है वो काम 54 आवर्स काम किया है। 54 आवर्स में से पहले जो 42 आवर्स है, वो पहले 42 आवर्स जो है उसके इसको मिले होंगे किस हिसाब से? 100 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मिले होंगे। सही है। अच्छा, फिर बी ने 54 आवर्स काम किया, उसमें से 42 माइनस कर देते हो, उसमें से अगर 42 माइनस कर देते हो तो बच जाता है 12। इसका मतलब इसने 12 घंटे का ओवर टाइम किया। 12 घंटे के ओवर टाइम में से पहले जो 6 घंटे का ओवर टाइम था, सवाल कहता है कि जो पहले 6 घंटे का ओवर टाइम था उसका रेट जो है वो नॉर्मल का 1.5 या नॉर्मल से 50% ज़्यादा है, यानी कि 6 इंटू 100 इंटू 1.5 प्लस उसके बाद मजीद जो 6 घंटे ओवर टाइम किया है उसका जो रेट है बोलता है एनी फर्दर ओवर टाइम इज पेड एट डबल द नॉर्मल रेट, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये बनता है 2100। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये टोटल वैल्यू आई। अच्छा, बी का बोनस किस तरह से होगा? टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और बी का टोटल क्या होगा? 900 और 6300, यानी कि 7200 रुपये बी का टोटल होगा। फिर हम आते हैं सी पर। सी ने कितने घंटे काम किया? सी ने जो है 30 घंटे एज अ डायरेक्ट लेबर काम किया है, और 12 घंटे एज एन इनडायरेक्ट लेबर काम किया है, यानी कि टोटल 42 आवर्स काम किया, और वो इस लिमिट के अंदर है जो नॉर्मल वर्किंग वीक है। तो सी के लिए हो जाएगा 42 घंटों का किस हिसाब से? इसका जो आली रेट है वो 70 का है, तो 42 इंटू 70 यानी कि 2940। इसका कोई ओवर टाइम नहीं है, इसका कोई ओवर टाइम नहीं है, तो हमने सिंपली इधर ही इसी को ऐड कर दिया। अच्छा, इसका बोनस कैसे आएगा? इसका बोनस निकालने के लिए जो टाइम सेव्ड है मल्टीप्लाइड बाय आर्ली रेट यानी कि 70 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो 882 ये अमाउंट बन गया, और इसको जब ऐड करते हैं इन दोनों को तो ये बन जाता है 3822। सो 5616, 7200 और 3822 ये अमाउंट्स हमारे पास बन रही हैं। सही है जनाब। तो ये हमारे पास ए, बी और सी जो 3 हमारे वर्कर्स थे उनकी हमने वर्किंग कर दी, और उनकी जो वेजेस की अमाउंट थी जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। वेजेस में कुछ ओवर टाइम है, कुछ नॉर्मल है, और कुछ जो है वो आपका बोनस भी दिया जा रहा है वो भी शामिल किया गया है। जनाब यहाँ पर ये हो गई हमारी एक वर्किंग। सही है ना। अच्छा, सवाल का जो दूसरा पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ पेरोल ऑफ LMN फैक्ट्री लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ Feb 2014। ये आपके पास एक फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन दी हुई है 2014 की। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ Feb 2014, और 6 मार्क्स का सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स डिस्कस करते करते इसको सॉल्व करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर अलग बनाया हुआ है जिसमें आप जो है वो डबल एंट्रीज की लॉजिक्स देख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल है क्या इस सवाल में ये देखते हैं।
इस सवाल में आपके पास बेसिक सैलरी 4,20,000 है और अलाउंसेस 147,000 है। 4,20,000 रुपये बेसिक सैलरी और अलाउंस, इस तरह से तनख्वाह जो है मिलना बड़ा कॉमन होता है। अलाउंस में बहुत सारी तरह के अलाउंस होते हैं, सच एज के आपका पेट्रोल का अलाउंस हो सकता है, मेडिकल अलाउंस हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब टोटल 567,000 रुपीज़ का अमाउंट बनता है। इसमें से कुछ डिडक्शंस हुई हैं। पहली डिडक्शन क्या है? लोन्स टू स्टाफ 13,000। लोन्स टू स्टाफ का क्या मतलब है? भाई किसी बंदे ने, किसी वर्कर ने पहले लोन लिया होगा, जब लोन लिया होगा तब डबल एंट्री कंपनी ने पास करी होगी, लोन टू स्टाफ डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। लोन टू स्टाफ डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट की लॉजिक ये है कि कंपनी के पास से 13,000 रुपये गए होंगे, बैंक अकाउंट से क्रेडिट पे होंगे, और लोन टू स्टाफ कंपनी का एसेट है क्योंकि ये पैसे बाद में मिल जाएंगे, तो 13,000 से उसका डेबिट भी होगा। अब जब उस बंदे को तनख्वाह मिल रही है तो तनख्वाह में से ये लोन डिडक्ट हो रहा है कि भाई तुमने जो है वो हमसे लोन लिया हुआ था 13,000 का, तो तुम्हारी तनख्वाह में से हम 13,000 रुपये लोन वाले माइनस कर तुम्हें तनख्वाह लौटाएंगे। उसके बाद इनकम टैक्स, जब आप कहीं पर काम करते हो तो आपका कुछ इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है, वो फिर रिटर्न की फाइलिंग के वक्त जो है वो एडजस्ट हो सकता है। लेकिन ये है कि हम टैक्स का पेपर तो पढ़ नहीं रहे, तो सीधी सी बात अभी आप यूँ इसको कंसिडर करो कि जब आप कुछ कमाते हो पैसे तो उसमें से एक जो है वो इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है और वो माइनस हो जाता है, और वो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट के पास चला जाता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, अच्छा एक होती है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो काम देने वाला है उसकी कंट्रीब्यूशन, और एक होती है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी एक तरह की डिडक्शन है जो आपकी ग्रॉस सैलरी में से करी जाती है नेट सैलरी पर आने के लिए। ये वो पैसे होते हैं जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर कर कहीं जमा कर लिए जाते हैं ताकि जब आप रिटायर हो तो आपको ये पैसे दिए जाए, और आपके एक पैसे जो है वो साइड पर जमा हो रहे होते हैं। और ये याद रखो कि जब हम जनरली जब एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन करते हैं तो कंपनी भी तकरीबन हर बार उतना ही अमाउंट अपनी जेब से भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ये मैंने एक बेसिक वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया है, और यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। ये कहलाएगी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड विच इज़ इक्वल टू एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन के बराबर है, यानी कि ये भी 35,000 रुपये है। तो कंपनी ने जो है ये एक पे करना है, इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे। रिक्वायर्ड टू पे का मतलब पे नहीं किया, रिक्वायर्ड टू पे का मतलब आपने एक एक्सपेंस और एक पेएबल बुक करना है, आपने जो है उसको क्या कहते हैं, बैंक क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि अभी वो पे नहीं हुआ, रिक्वायर्ड टू पे है, तो ईयर एंड पर वो आपकी एक लायबिलिटी होगी। इसके अलावा लिखा हुआ है 5% ऑफ द बेसिक सैलरी टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में कोई कानून लगता होगा, कोई लॉ लगता होगा, कोई बात लिखी हुई होगी कंपनी के कानून में या कंपनी के मेमोरेंडम में, या गवर्नमेंट ने कंपनीज को डिक्टेट किया हुआ होगा कि आप जो है वो लोगों की बेसिक सैलरी का 5% XYZ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दोगे। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, उसमें बहुत बड़ा कोई ज़लज़ला आ गया तो गवर्नमेंट ने हर कंपनी को बोल दिया कि जब आप किसी को तनख्वाह दोगे 100 रुपये की, तो 5 रुपये एक जगह पर जमा करोगे जो हम जो है वो ज़लज़ले वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, या इस तरह की कोई बात हो गई। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ Feb 2014, और 6 मार्क्स का सवाल है। अच्छा जी, जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सैलरीज एंड अलाउंस का जो एक्सपेंस है, सैलरीज एंड अलाउंस का एक्सपेंस है 567,000 का, वो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंस का एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा। और हाँ, मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि इस सवाल में हमें पेरोल रिकॉर्ड करने की एंट्रीज पास करनी है। ये जो सैलरीज एंड अलाउंस में यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ, ये फिर WIP या ओवरहेड्स में जा सकता है, वो एक सेपरेट जगह पर डिस्कस किया है मैंने, लेकिन बहरहाल सैलरीज एंड अलाउंस को मैंने डेबिट कर दिया और बाकी चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल लोन टू स्टाफ जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 13,000 रुपये से। लोन टू स्टाफ कंपनी की बुक्स में पहले एसेट आ रहा होगा, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। जब कंपनी ने लोन लिया होगा तो लोन टू स्टाफ डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। जब वो बंदा अपनी सैलरी से लोन डिडक्ट करवा रहा है तो वो लोन टू स्टाफ जो उसकी एक लायबिलिटी, उस बंदे की एक लायबिलिटी थी और कंपनी का एक एसेट था, वो एसेट कम हो रहा है क्योंकि कंपनी जो है उसको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं मजदूरी करवाने के,
या सैलरी के अगेंस्ट पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि वो लोन टू स्टाफ के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, तो एक कंपनी का एसेट जो है वो कम हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद पेएबल टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है ना, वो कितना होगा 15,500, यानी कि 15,500 इसकी सैलरी में से जो डिडक्ट हुए हैं, 15,500 जो इसकी सैलरी में से डिडक्ट हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि मैंने एक पेएबल टू इनकम टैक्स का अकाउंट, एक लायबिलिटी का अकाउंट, कंपनी के एज अ अकाउंट्स मैनेजर मैंने एक लायबिलिटी का अकाउंट ओपन कर लिया है। पेएबल टू इनकम टैक्स यानी कि इसकी तनख्वाह से 15,500 काटे और एक जगह पर मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर ली कि मैं ये गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, और अगर पे कर दिए जाते तो बैंक क्रेडिट हो जाता। बहरहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसने पे कर दिए हैं, ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ डिडक्शन हुई है, तो हमने अभी पेएबल टू इनकम टैक्स को क्रेडिट कर दिया। जब ये पे करेगा तो पेएबल टू इनकम टैक्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट या प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये कितनी है 35,000। अगेन क्या हुआ है कि यहाँ से मैंने इसकी सैलरी से 35,000 रुपये डिडक्ट कर लिए हैं और ये मैं एक जगह पर जमा करवाऊंगा। जब जमा करवाऊंगा तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री भी पास होगी। बहरहाल अभी मैंने ये एज्यूम किया कि इसने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रख ली है और इसने एक लायबिलिटी रख ली। जब ये लायबिलिटी खत्म होगी तो ये वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा 35,000 से, ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए, और बैंक अकाउंट से पे होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो नेट सैलरी का अमाउंट है। नेट सैलरी जो होता है वो बंदे को पे हो जाता है। अगर लेट से हम एज्यूम करें कि यार ये पैसे पे हो गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा 503,500 से। तो ये तो एक एंट्री हो गई कि जो सैलरीज एंड अलाउंस का एक्सपेंस था जो आपने डेबिट किया था उसके क्रेडिट्स क्या है, और इस तरह से ये एंट्री बैलेंस हो गई। एक दूसरी चीज जो 2 में लिखी हुई है, द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड विच इज इक्वल टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इसकी अगर हम एंट्री पास करते हैं तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी कि अगेन मेरा एक एक्सपेंस है और इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो गया कितने से 35,000 रुपये से, 35,000 रुपये से, और पेएबल टू कंट्रीब्यूशन फंड का अकाउंट, पेएबल टू कंट्रीब्यूशन फंड का अकाउंट क्रेडिट हो गया 35,000 रुपये से। अच्छा, इसको भी हम ये लिख सकते हैं पेएबल टू कंट्रीब्यूशन फंड, ठीक है ना, यानी कि 35,000 इसकी सैलरी से डिडक्ट करे, ये भी पे करने हैं, और 35,000 रुपये अपनी तरफ से पे करने हैं, ठीक है। जब ये पे हो जाएंगे या पे हो रहे होंगे तो पेएबल टू कंट्रीब्यूशन फंड डेबिट हो जाएगा 70,000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 70,000 से। ये सारे पैसे यानी कि ये वाले पैसे और ये वाले पैसे एक फंड में जमा कर दिए जाते हैं ताकि बाद में जो है ये बंदा जिसके लिए डिडक्ट करे जा रहे हैं उसको बाद में इसका फ़ायदा हो। तो ये एक और चीज़ हो गई, एक और एंट्री हो गई। अच्छा, फाइनली आखिरी चीज़ क्या है, 5% ऑफ द बेसिक सैलरी टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो मेरी बेसिक सैलरी है वो 4,20,000 है। 4,20,000 का 5% कितना बनता है, 4,20,000 का 5% बनता है 21,000 रुपये। 21,000 की जो एंट्री पास होगी, सवाल ये कहता है कि 5% बेसिक सैलरी का गवर्नमेंट के किसी स्पेसिफिक इदारे को पे करना है। तो आप लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस डेबिट 21,000 रुपये, कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस डेबिट 21,000 रुपये, और पेएबल यानी कि एक लायबिलिटी पेएबल टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट, पेएबल टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट 21,000 रुपये। ये एक और आप एंट्री पास कर लोगे। लिहाजा इस सवाल में आपकी ये 3 एंट्रीज होंगी। अगर किसी इनरोल्ड स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और आई होप कि आपने पोर्टल पर इससे पहले जो टी अकाउंट्स वाली और लेबर से रिलेवेंट जितनी ग्रॉस और नेट पे वाली लेक्चर्स हैं वो देखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।